जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 8 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 4 फरवरी 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक कीजिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भी। पहला क्वेश्चन देखो भी, पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी अब काम में आने वाला है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एमपीईजी का पूरा नाम बताना है आपको। एमपीईजी का पूरा नाम क्या होता है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। और इसमें मुख्य जो फोकस किया गया था वो कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास किया गया। अब प्राथमिक क्षेत्र में आते कौन कौन है? तो कृषि आता है मुख्य रूप से। तो कृषि में जो जनसंख्या है आपकी, लगभग 65% जनसंख्या वो कृषि के ऊपर आश्रित है, यानी कृषि पर कार्य कर रही है। और ये जो कृषि है वो अपनी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के अंदर है वो 17% का योगदान करती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें औद्योगिक क्षेत्र पर विकास किया गया था, औद्योगिक क्षेत्र में। और वो द्वितीयक क्षेत्र होता है आपका औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र होता है वो आपका सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें बैंकिंग आ जाती है, शिक्षा आ जाती है। ये जो आती है वो आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में है 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? 5 से 14 तक है तो पहले तो आप 1 से 14 तक ज्ञात कर लो, फिर 1 से 4 तक ज्ञात कर लो और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे घनों का फॉर्मूला है n और उसके बाद में n प्लस में 1 और ये अपॉन में 2 और इसका फिर क्या आ जाता है? होल स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है? होल स्क्वायर आ जाता है। अब n यहाँ पे क्या है? अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या कितनी है? 14। 14 के स्क्वायर यानी 196 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 196, और 14 प्लस में 1 यानी 15। 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। और यहाँ पे 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 नेम 36। अब 225 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो 9 5 45 4 और 9 2 18 18 और 4 22 2, 9 2 18 18 और 2 20। उसके बाद में 4 5 20 2 और 4 2 8 और 2 10 1 और 4 2 8 और 1 9। तो उसके बाद में ये हो जाएगा 5 2 0 और 9 और 2 11, यानी 11,025 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? 1 से 4 तक ज्ञात कर लो, यानी 5 से 14 तक पूछा आपको तो 1 से 4 तक ज्ञात करोगे तो यहाँ पे n का मान 4 आ जाएगा और n की स्क्वायर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 16 और इंटू 4 और 1 5, 5 की स्क्वायर यानी 25 अपॉन में 4 तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, 25 चौका 100। तो अब 11,025 के अंदर से 11,025 में से 100 है वो आप क्या करो? माइनस करो। तो ये हो जाएगा 5 और 12 2 आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ से 10 में से 1 गया 9 और ये बचेगा आपका 11 में से 1 गया तो 10, ये आ जाएगा 10,925, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है दिए गए विकल्पों में से असंगत आपको बताना है भी कौन सा विकल्प असंगत है। तो आयत में 4 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, वर्ग के अंदर भी 4 भुजा होती है, समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजा होती है। तो आपका त्रिभुज अलग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 3 भुजा होती है। अभी आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेल 2010 की एक सीट के अंदर 16,384 सीट होती है। 16,383 सीट होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है
एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, तो कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने दिन तक चला, तो यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, तो ये 28 दिन में पूरा करता है और ये 20 दिन के अंदर पूरा करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अभी डायरेक्ट एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 28 2 56, 560 ले लो डायरेक्ट, तो ये 20 हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा। कहने का मतलब x एक दिन के अंदर 20 कार्य करता है और y है वो एक दिन के अंदर 28 कार्य करता है, लेकिन x ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन तक अकेला ही कार्य करता है। तो x एक दिन में 20 कार्य करता है, तो 4 दिन के अंदर कितना कार्य कर देगा? 20 चौका 80 कार्य करेगा। उसके बाद में यहाँ पे y उसके साथ में मिल जाता है, तो एक दिन के अंदर x तो 20 कार्य करता है लेकिन y 28 कार्य करता है, तो एक दिन के अंदर दोनों मिलकर के कार्य है वो 48 करेंगे। 80 कार्य हो चुके हैं 4 दिन के अंदर, तो उसके बाद में शेष जो कार्य बचा है वो कितना बच गया? 480 बच गया। उसके बाद में शेष कार्य कितना बच गया? 480। एक्स और वाई दोनों मिलकर के एक दिन में 48 कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे 480 कार्य कितने में करेंगे? तो 480 में 48 का भाग लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन के अंदर शेष कार्य हो जाएगा, लेकिन कार्य कितने समय तक चलेगा? तो 10 ये रहा और 4 ये रहा, 10 और 4 14, तो यहाँ पे 14 दिन तक कार्य चलेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी 2 वर्षों के अंदर तो वो 6400 रुपये हो जाता है और यहाँ पे 4 वर्षों के अंदर है वो कितना हो जाता है? 8100 रुपये हो जाता है। अब ये हो जाता है का मतलब क्या है? यानी ये आपको मिश्रधन दे रखा है, 2 साल का मिश्रधन और फिर दुगने साल का मिश्रधन दे रखा है, ये भी मिश्रधन है। तो इसका मतलब क्या है? जब दुगने साल का मिश्रधन देता है तो उसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? तो ये होता है पहले साल का मिश्रधन, यानी पहला मिश्रधन पहले मिश्रधन का स्क्वायर अपॉन में दूसरा मिश्रधन, ये होता है इसका फॉर्मूला। जब दुगने साल का मिश्रधन दे, अगर आपको ब्याज पूछता है तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा 6400 इंटू 6400 और अपॉन में क्या है? 8100। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर, अगर आप दर यहां पे पूछिए भी, दर पूछी है तो ये तो मूलधन आएगा भी अपने पास में, तो डायरेक्ट दर ज्ञात करेंगे तो इससे तो मूलधन आएगा भी, इससे तो आपका मूलधन आ जाएगा। डायरेक्ट दर ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा इस प्रकार। तो उसमें 4 साल का पहले, और यानी गैप कितने का है? 2 साल का है। 2 साल का है ना, तो कोई ना कोई संख्या के स्क्वायर निकलेगा। अब देखो भी, ऊपर लिख दो 8100, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे लिख दो 6400, यानी गैप ये 2 साल का है और ये मिश्रधन 4 साल का है, तो गैप तो 2 साल का आ गया। 2 साल का आ गया तो ये कोई ना कोई संख्या की स्क्वायर है। देख लो, ऊपर वाला 9 की स्क्वायर है और नीचे वाला 8 की स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 है वो 8 का कितना प्रतिशत है? इस प्रकार से भी कर सकते हैं और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से कर दो भी, यानी 8 है और 8 यानी मिश्रधन था और उसमें 9 मिश्रधन हो गया। 2 साल के बाद में 9 मिश्रधन हो गया, तो कहने का मतलब 1 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर हुई है? 8 के ऊपर हुई है, इंटू 100। तो यहाँ पे इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 25 चौका 100, और उसके बाद में 2 एकम 2 और 12.5, तो ये आ जाएगा आपका 12.5% दर आ जाएगी। यानी पहले क्या है? 2 वर्ष में 8 मिश्रधन था और 2 साल के बाद में 9 मिश्रधन हो गया। तो कहने का मतलब एक मिश्रधन की 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे कितने के ऊपर हुई है? 8 के ऊपर हुई है। इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। अब अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट ये तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो, यहाँ पे दर ज्ञात करनी है, लेकिन आपको अगर धनराशि पूछ ले, धनराशि क्या होगी, तो धनराशि है वो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। पहला मिश्रधन इंटू पहला मिश्रधन के स्क्वायर अपॉन में दूसरा मिश्रधन, और उसको इस प्रकार से सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई? धनराशि आ जाएगी, प्रिंसिपल आ जाएगा। आगे देखो भी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो वो सूरत, गुजरात के अंदर स्थापित किया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है। अब इसमें x और y का रेशियो आपको दे रखा है, तो यहाँ पे मान रख दो भी। तो 4 की क्यूब 64 होती है, माइनस में 3 की क्यूब 27 होती है रेशियो,
और 4 की क्यूब 64 प्लस में 27। तो इसको सोल्व करोगे तो 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो यह आ जाएगा 37। और बाकी आगे वाला जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 37 में आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा है, और बाकी आगे वाला जोड़ रहे हो तो जोड़ लो भी। तो 6 7 और 4 11, 1 उसके बाद में आ जाएगा 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 91। तो 37:91 आ जाएगा। आगे देखो भी अंक है ये, और से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब 5 अंकों की यानी यही अंक आपको यूज करने हैं, और इन अंकों का यूज करके आपको क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखो ऑप्शन से आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया 0 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 2345। 2345 यानी ये तो 4 अंकों की संख्या होगी, लेकिन आपको तो 5 अंकों की बनानी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे यानी 23 से 20 छोटा है, आपको छोटी संख्या बनानी है। 20 435 और 20 345, तो फिर इसमें से इन दोनों ऑप्शनों को देखें तो इन दोनों ऑप्शनों में आपका सबसे छोटा कौन है, 20 345 है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1905 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पे की गई थी, ढाका बांग्लादेश में की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे यदि साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, यहाँ पे दे रखा है भी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर में आपका √2 दे रखा है, तो इसमें आपको देखना है साइन थीटा की क्यूब माइनस में कोसेक थीटा की क्यूब का मान क्या होगा। अब इसमें दोनों और क्या कर दो आप, क्यूब कर दो, दोनों और घन कर दो इनका। दोनों और घन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा माइनस में ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और इसका क्या करना है आपको होल क्यूब करना है, और बराबर में ये √2 है, इसका भी आपको होल क्यूब करना है। अब √2 को मैं क्या लिखूंगा, √2 की क्यूब है तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये √2 का √2 के साथ में गुणा होगा तो ये तो 2 बन जाएगा, लेकिन 2 का √2 के साथ में गुणा होगा तो 2 √2 बन जाएगा भाई। चीजें समझ पाए, तो ये आपके पास में ओपन होगा साइन की क्यूब थीटा माइनस में कोस की क्यूब थीटा, और माइनस में 3 ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा माइनस में कोसेक थीटा, और बराबर में 2√2। चीजें समझ पाए, यानी हमने इस प्रकार से ये जो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये ओपन होता है a की क्यूब माइनस में b की क्यूब माइनस में 3ab और a माइनस b, इस प्रकार से हमने इसको ओपन कर दिया। अब आपको पता है भी साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस में कोसेक क्यूब थीटा, तो आपको चाहिए इसका मान, तो आपको चाहिए इसका मान चाहिए, लेकिन आपके पास में अगर साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, तो साइन को 1/कोसेक लिख सकता हूं, तो इसको तो मैं लिखूंगा साइन थीटा की क्यूब माइनस में कोसेक थीटा की क्यूब, और माइनस में 3। अब साइन को मैं चेंज कर दूं, साइन को चेंज कर दूं 1/कोसेक इंटू, और ये आपके पास में आगे क्या है कोसेक थीटा है ही, और इसका मान क्या है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसका मान यहाँ पे देखो भी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का मान √2 दे रखा है आपको, तो इसका मान रख दो √2 और बराबर में 2√2। अब देखो भी कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, भी कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, ये 3 है, यहाँ पे क्या है ये माइनस का है और इससे गुणा होगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा साइन थीटा की क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस में कोसेक क्यूब थीटा, और यहाँ पे ये माइनस का 3 है और ये √2 के क्या है गुणा में है, तो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2√2 प्लस में 3√2। अब देख लो भी 2√2 और 3√2 कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। भी आगे देखो भी उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोत का अध्ययन करना है, तो उसे अपन एस्ट्रोसेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है एस्ट्रोसेट कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर पाता है, तो उसके पास 5.7 मीटर कपड़ा है, तो वह इस कपड़े के कितने टुकड़े कर पाएगा। तो 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े करता है, तो यहाँ पे 57.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 छिका 30, 3 5 7 35, 35 और 3 38, 3 और 5 5 25, 25 और 3 28, तो यहाँ पे आ जाएगा एक के बाद में पॉइंट, तो ये आ जाएगा 288 मीटर, सॉरी 288 टुकड़े करेगा 57.6 मीटर कपड़े के। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे साहिल और रोहन हॉकी और बेसबॉल खेलते हैं। अब एस से साहिल हो गया, साहिल प्लस में आर से रोहन हो गया, आर ओ से, ये क्या करते हैं भी एच से हॉकी खेलते हैं और प्लस में बी ए से बेसबॉल खेलते हैं। उसके बाद में गौतम और साहिल, जी से गौतम प्लस में एस से साहिल प्लस में एम से महेश, ये क्या करते हैं एफ से फुटबॉल खेलते हैं और प्लस में बी ए से बेसबॉल खेलते हैं। और उसके बाद में कोश और गौतम क्रिकेट व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे आपके पास में कौशल है, सी से कौशल या फिर के से कौशल बना दो भी, के से कौशल प्लस में जी से गौतम, और ये क्या करते हैं सी से क्रिकेट प्लस में बी ओ से वॉलीबॉल खेलते हैं भी, बी ओ से वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। और फिर इसने बोला भी कौशल प्लस में रोहन, कौशल प्लस में रोहन है, ये हॉकी प्लस में वॉलीबॉल खेलते हैं, हॉकी प्लस में बी से वॉलीबॉल खेलते हैं। उसके बाद में इसने बोला भी निम्न में से वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी कौन है। तो हॉकी यहाँ पे सोहन और साहिल और रोहन है, वो हॉकी और बेसबॉल खेलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये रहा रोहन, रोहन है वो ये वॉलीबॉल, अभी हॉकी और वॉलीबॉल। तो यहाँ पे देखो भी रोहन यहाँ पे भी आ रहा है, यानी रोहन हॉकी का और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, और रोहन है वो हॉकी और वॉलीबॉल का भी अच्छा खिलाड़ी है। तो मैं बोल सकता हूं भी रोहन है वो हॉकी प्लस में बी ए से बेसबॉल प्लस में बी ओ से वॉलीबॉल, इन तीनों का अच्छा खिलाड़ी है, और यही आपको पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा रोहन, 2 नंबर ऑप्शन। अगला देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला भी FURNITURE को ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है RUFTINTINER और U। अब देखो, अब यहां से 3-3 का क्या कर रहा है, ये क्रॉस कोडिंग करवा रहा है, 3-3 का क्रॉस कोडिंग करवा रहा है इस प्रकार से, ये देखो, और इस प्रकार से। तो इसका भी 3-3 का क्रॉस कोडिंग करोगे तो UOF, और उसके बाद में ये आ जाएगा ATN, और उसके बाद में आ जाएगा SN और I। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जीव जो अधिक दूर से संबंधित है, जीव जो अधिक दूर से संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस पर विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो उसे आणविक जातिवर्त बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, आणविक जातिवर्त बोला जाता है। यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी जीव जो अधिक दूर से संबंधित है, यानी कहने का मतलब है भी एक प्रकार से अपन बात करें भी एक यहाँ पे एक इंसान है, यानी आदमी है और उसकी बेटी, ये लो बेटी हो गया, और उसकी बेटी का विवाह करवा दिया, तो उसकी बेटी का विवाह करवा दिया, तो ये इसका पति हो गया भी। और फिर इनके एक बच्चा पैदा हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर इस पुत्र का क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया। तो इन पुत्र का विवाह करवा दिया, तो इसकी एक पत्नी हो गई, फिर इनका एक बेटा हो गया, अब ये संबंध है अभी, ये संबंध बोल रहा है, ये संबंध है। तो अब इसके अंदर जो डीएनए है, अगर मैं बात करूं इस आदमी के साथ अगर इनका डीएनए आपस में मिलाएंगे, तो ये इनमें जो अंतर होगा वो आणविक जातिवर्त होगा भी। आणविक जातिवर्त का मतलब होगा भी बहुत कम मात्रा में इनके डीएनए से मैच होगा। यानी इस जो आदमी है ना, ये जो पड़नाना बन गया एक प्रकार से, तो पड़नाना है वो एक प्रकार से क्या है, इसमें जो डीएनए का मैच करवाएंगे इस बेटे के साथ में, तो यहाँ पे इनके बीच में जो अंतर होगा वो बहुत ही ज्यादा अंतर होगा। कहने का मतलब बहुत ही कम संबंध मिलेंगे, ठीक है। तो यही इसने बोला भी जो जीव जो अधिक दूर से संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होते हैं भी, जो डीएनए में जो जीव अधिक दूर से संबंधित है तो उनके डीएनए में अधिक अंतर होता है, और इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो उससे आणविक जातिवर्त बोला जाता है।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, सोहन अपने खर्चे में 25% की कमी की बाद में उसके खर्चे में 10% की और कमी हो गई, तो उसके खर्चे में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई ये आपको बताना है। देखो भी 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 हो जाएगा। अब देखो पहले उसका खर्चा 4 रुपए था, फिर 1 की कमी कर दी तो ये हो जाएगा आपके पास में 3। फिर उसका खर्चा क्या था, दूसरी कंडीशन में 10 था और 1 की कमी कर दी तो उसके बाद में उसका खर्चा हो गया 9। अब देखो भी टोटल है वो यहाँ पे उसका खर्चा 40 आ गया और यहाँ पे इसका खर्चा है वो 27 ही आ गया। तो कहने का मतलब है भी 13 की कमी कर दी उसने, यानी पहले उसका खर्चा 40 होता था और अब उसका खर्चा है वो 27 हो रहा है, तो इसका मतलब 13 की कमी कर दी। और 13 की कमी 40 के ऊपर की है तो इंटू 100, तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और उसके बाद में ये आ जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट काट दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, और 2 दूआ 4, 2 5 10, 13 5 65, 65 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 3 6, बच गया, उतार लिया 5, 2 दूआ 4 और 2 5 10, तो ये 32.5 आ जाएगा। 32.5% की कमी हो गई, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, उनको भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको दे रखा है भी एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 2 नंबर कितना दे रखा है भी, इसके अंदर 60 और 420 दे रखा है। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यानी पहला नंबर है उसको क्या किया जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है। तो इसने पूछा है 2 से डिवाइड करने के बाद में भागफल है वो 60 आता है, तो सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर क्या हो सकता है इसने ये पूछा है भी, दूसरी संख्या इसमें क्या हो सकती है। तो देखो भी आपको पता है भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है भी HCF इंटू LCM होता है, LCM होता है। अब इसके अंदर है वो एक संख्या है, इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यानी पहला नंबर है उनको 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड करने के ऊपर उसको क्या किया जाता है, 60 2 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो भागफल है वो 60 आता है। तो सेकंड नंबर क्या होगा। दूसरा एक फॉर्मूला ये भी होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और प्लस में क्या आता है, प्लस में आता है शेषफल। तो शेषफल तो यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा, यानी भागफल 60 आता है, तो इसका मतलब क्या है, भाज्य कितना है भी, भाजक आपके पास में 2 से डिवाइड कर रहा है तो 2 हो गया, और इंटू भागफल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक संख्या आपकी क्या आ गई, 120 आ गई, 60 2 120, तो एक संख्या तो आपके पास में 120 आ गई। अब आपको पता है भी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो एचसीएफ आपके पास में कितना है 60 और एलसीएम आपके पास में कितना है 420 है, और पहली संख्या इसमें आपको पता लग गया 120 है, क्योंकि आपने भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल इस फॉर्मूले से याद कर लिया। अब यहाँ पे पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या में यहाँ पे x मान लेता हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 है वो इसके भाग में चला जाएगा भी, इधर गुणा में तो ये इसके भाग में आ जाए, 60 एकम 60, 60 2 120, 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, 2 एकम 2 और 210, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें समझ पाई क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मिज़ो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है, तो जिन्हें अपन बोलते हैं MNF, यानी मिज़ो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है, तो लाल डेंग है, ये इनके संस्थापक है भी, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, तो यूएसए है वो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। भारत अब कौन से टाइम जोन का पालन करता है भी, 5.5 घंटे आगे, भारत का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आगे है भी, ठीक है, प्लस 5.5 घंटे आगे। आगे देखो भी नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो वो आपका योटाबाइट हो जाएगा भी।
योटाबाइट वो अभी तक तो श्योर आई नहीं है बाजार के अंदर, लेकिन सबसे जो बड़ी मेमोरी है वो योटाबाइट को माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। पेंटाबाइट से ही आपका क्या बोलता है, क्या बनता है, हेक्साबाइट बनता है, और हेक्साबाइट से आपका क्या बनता है, जेटाबाइट बनता है, और जेटाबाइट से आपका योटाबाइट बनता है। आपको पता है भी 1024 बाइट बराबर में 1 किलोबाइट बनता है, और 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट बराबर में एक आपका एमबी यानी मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट बराबर में आपके पास में 1 गीगाबाइट बनता है, जीबी बनता है, और 1024 जीबी बराबर में आपके पास में 1 टीबी बनता है, और 1024 टेराबाइट बोलते हैं जिसको, 1024 टेराबाइट बराबर क्या है, 1024 टेराबाइट बराबर है वो आपका 1 पेंटाबाइट बनता है, पीबी बनता है, और 1024 पेंटाबाइट बराबर में आपके पास में क्या बनता है, 1024 पीबी यानी पेंटाबाइट बराबर में आपके पास में बनता है हेक्साबाइट, और 1024 हेक्साबाइट बराबर में 1024 हेक्साबाइट बराबर में आपके पास में क्या बनता है, जेटाबाइट बनता है, और 1 जेटाबाइट बनता है, और 1024 जेटाबाइट बराबर में 1 योटाबाइट बनता है। ठीक है, ये चीजें समझ पाए। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व की सबसे छोटी अंतरिक्ष यान का कौन सा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो वो है स्प्राइटस, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। स्प्राइटस है वो भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है। आगे देखिएगा नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के माप ज्ञात करो। अब देखो भी आपको पता है भी मैंने सबसे छोटे कोण x मान लिया, अब सबसे छोटा कोण x है, तो इसने बोला भी एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है। अब 3 गुने से इसका 3 गुना कर दो, और माइनस में 28 कम है, तो ये लो 28 कर दिया। अब ये आपका बड़ा कोण है, ये आपका छोटा कोण है। अब समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार से जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है, जो रेखाएं हैं वो समांतर होती है। आपको पता है समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 2 समांतर रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है भी। ये देखो इनका और इनका योग करके देखोगे ना 180 आएगा, और इनका योग करके देखोगे तो 180 आएगा, और कोई भी 2 कोण देख लो, कोई भी 2 कोण है वो इनका मान है वो 180 ही आएगा, कोई भी 2 कोण उठा के देख लो। तो यहाँ पे पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तो दोनों का योग कर दो तो बराबर कर दो 180 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस में 28 बराबर में 180। अब ये 28 है वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का कर दो 8, 10 और 208, यानी 4x बराबर 208 है। तो x बराबर क्या है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 20 और 4 2 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52। x का मान 52 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा कोण है वो कितना है, 52 है। तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण के माप बताने हैं, तो सबसे बड़े कोण के माप बताने हैं तो इसका 3 गुना कर दो। सबसे बड़े कोण के माप क्या बतानी है, x का मान आपको 52 आ गया, तो आप क्या करो 180 में से 52 घटा दो भी, 180 में से 52 है वो आप घटा दो, या फिर इससे कर लो तो भी सेम आएगा, और 180 में से 52 घटाओगे तो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 10 में से 2 गया 8, और उसके बाद में आपके पास में बच गया ये 7, 7 में से 5 गया 2 और 1, तो ये 128 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो ये जातक कथाएं दर्शाती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो जातक कथाओं को दर्शाती है, यानी जातक कथाएं उसके ऊपर लिखी हुई है, दर्शाई गई है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, इस क्वेश्चन से मैं सहमत नहीं हुई। इस क्वेश्चन से मैं तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक SBI बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना है वो आपकी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 3 जो बैंक थे, इंपीरियल बैंक थे, उन बैंकों को क्या है कस्टमाइज करके SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को की गई थी। तो यहाँ पे 1806, 1948, इन चीजों से मैं तो सहमत नहीं हूँ। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर का है भी। नेक्स्ट पे चलते हैं, G7 क्या है, तो G7 है वो IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कहने का मतलब G7 है वो 7 जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बड़े देश हैं, बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक संगठन है G7, जिसका भारत है वो G7 का हिस्सा नहीं है, अभी G20 का भारत हिस्सा है। ठीक है,
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक सिंग वाला गेंडा भारत में कहां पाया जाता है? तो ये असम के अंदर पाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 दे रखा है, उनमें से प्रत्येक में क्या करना है? 6 जोड़ना है, तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं संख्याएं 9x और 11x मान लेता हूं भी। अब इसमें प्रत्येक में क्या है? 6 जोड़ना है, तो यहाँ पे 9x प्लस में 6 जोड़ दूं और अपॉन में 11x प्लस में 6 जोड़ दूं और बराबर में 6/7 है। अब इसको अपॉन में क्यों रखा है? क्योंकि अपन अनुपात को अपॉन में रख सकते हैं, जैसे a अनुपात b होता है ना, इसको मैं a/b लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तभी मैंने क्या है इस प्रकार से लिखा है। अब इसका वज्र गुणा करवा दो भी, 9×7 63x प्लस में 9×6 42 बराबर में 42 बराबर में 11×6 66x और प्लस में 6×6 36। अब देखो भी ये 63 को इधर लेके आ जाओ तो 3x बचेगा और इस 36 को इधर लेके आ जाओ तो 7 बचेगा, तो 7 ही बचेगा क्या? नहीं, 6 बचेगा भाई। 36 और 6 42 होते हैं, तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 2। x का मान 2 आ गया, तो आपको पूछा है भी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यानी यहाँ पे आपका 11x यानी अनुपात बड़ा कौन सा है? 11। तो 11 से 2 को गुणा करवा दो, 11×2 22, तो बड़ी संख्या 22 आ जाएगी और छोटी संख्या वो 18 आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 5 मीटर दे रखे हैं, P, Q, R, S तथा T की उनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई है, जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो। अब इसने बोला भी T की लंबाई P और Q के बीच है। अब P और Q के बीच में क्या है? T की लंबाई है, ये लो P और Q के बीच में है। T S से लंबा है, तो T है वो आपका S से तो लंबा है। R की लंबाई P और T से अधिक है। R की जो लंबाई है वो P से और T से R की लंबाई है वो आपकी अधिक है। R की लंबाई P और T से अधिक है। उनकी लंबाइयों का इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं हो सकता? अब देखो भी संभव नहीं हो सकता, तो इसमें मैन कंडीशन आप लगा दो। अब मैन कंडीशन आप कौन सी लगाओगे? आप ये मैन कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें चेंज भी हो सकता है, Q और P इस प्रकार से भी तो आ सकता है, इस प्रकार से भी तो आ सकता है, लेकिन मैन कंडीशन एक तो आपकी ये रहेगी, यानी T कभी भी S से छोटा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है भी R से न तो P बड़ा होगा और न ही आपका T बड़ा होगा। R से न तो आपका P बड़ा होगा और न ही T बड़ा होगा। ये दो मैन कंडीशन है, ये दो मैन कंडीशन आप देख लो। तो यहाँ पे देखो भी आप P से R बड़ा है और T से भी R बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे देखो भी T से, अब इसमें S है, S से T बड़ा है, बिल्कुल सही है। अभी ये दो ही मैन कंडीशन है, ये देखनी है, दोनों फॉलो हो रही है, तो ये सही है। अगला देखो, यानी संभव नहीं है वो आपको देखना है, संभव नहीं है। तो इसमें देखो भी ये देखोगे तो यहाँ पे इसमें R है वो आपका P से भी बड़ा है और T से भी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर देखो भी T से S बड़ा है, T से S बड़ा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि S से T बड़ा है। ये मैन कंडीशन है, S से T बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो भी T से S बड़ा हो गया, T से S बड़ा हो गया और यहाँ पे क्या है? S से T बड़ा है, तो ये उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। तीसरा देखो भी, तीसरी कंडीशन, अब इसके अंदर देखो भी R है वो आपका P से भी बड़ा है और T से भी बड़ा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखो, S से T बड़ा है, क्या S से T बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, तो इसके अंदर भी शो हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया भी सेकंड कंडीशन है वो संभव नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशन केवल संभव नहीं हो सकती, बाकी दोनों कंडीशन संभव हो सकती है। आगे देखो भी 34 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। तो ये लोग कर्ण है वो श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, तो इसका मतलब ये एक कार्य करता है, तो ये क्या है? 2 कार्य कर देता है। कर्ण है वो श्याम से 2 गुनी कार्य करेगा, तो इसका मतलब हो गया भी आपका श्याम है वो 1 कार्य करेगा, तो कर्ण है वो 2 गुना कार्य करेगा। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये देखो भी कर्ण है वो 1 दिन के अंदर 2 कार्य करता है, श्याम है वो 1 दिन के अंदर 1 ही कार्य करता है। तो कहने का मतलब 1 दिन के अंदर दोनों मिलकर के 3 कार्य करते हैं और वो 20 दिन के अंदर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब टोटल कार्य कितना हो गया? 60 कार्य हो गया। टोटल है वो 60 कार्य हो गया भी, यानी 1 दिन के अंदर दोनों मिलकर के 3 कार्य करते हैं, तो एक कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका मतलब है वो 1 दिन के अंदर 3 कार्य करते हैं, तो कोई कार्य उसको 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 20 या 60, तो टोटल कार्य है वो 60 कार्य करते हैं वो। तो कर्ण अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो कर्ण ये रहा भी, कर्ण 1 दिन के अंदर 2 कार्य करते हैं, टोटल 60 कार्य हैं, तो 2 का भाग लगा दो, 30 2 60 होते हैं, 30 दिन के अंदर कर देगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको माध्यिका और बहुलक का अंतर देखना है। अब इसमें बहुलक क्या होता है? जिसकी ज्यादा बारंबारता हो वो बहुलक होता है, और माध्यिका आपको क्या है? पहले
जो आपको आंकड़े दे रखे हैं उसको आरोही क्रम में सेट करने होते हैं और उसके बाद में आपको मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अब इसके अंदर सबसे ज्यादा बार बारंबारता किसके, दो कितनी बार आया, एक दो बार ही आया है, एक तीन, देखो भी एक दो और तीन ज्यादा बार आ रहा है, यानी तीन बार आ रहा है। तो इसका मतलब है वो इसका बहुलक कितना हो गया, इसका बहुलक है वो 3 हो गया अभी, ठीक है। और इसके अंदर है वो, अब माध्यिका देख लेते हैं, और बहुलक और माध्यिका का अंतर ही आपको देखना है भी कितना आएगा। तो यहां पे आपका इसको पहले आंकड़ों को क्या करना है, आरोही क्रम में सेट करना है। भी आंकड़ों को आपको क्या करना है, आरोही क्रम के अंदर सेट करना है। तो पहले आएगा 2, फिर आपका आ जाएगा 3, तो 1 2 और 3, और उसके बाद में 5 आ जाएगा 2 बार, और उसके बाद में 7 आ जाएगा 2 बार, और उसके बाद में 9 आ जाएगा। अब इसकी मिड वैल्यू निकाल के लेके आनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब क्या हो गया, संख्याएं हैं वो सम है, तो यहाँ पे मिड वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे 4 तो इधर छोड़ दो और 4 ही इधर छोड़ दो, तो बीच की संख्या क्या आ गई आपके पास में, 3 और 5 आ गई, 3 प्लस में 5। तो अब इसका क्या कर दो, योग करके 2 का डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा। यानी इसका माध्य है वो आपके पास में कितना आ गया, 4 आ गया, और इसका जो आपका बहुलक आया है वो कितना आया, 3 आया। तो अब इसका अंतर कितना आ जाएगा, 3 और 4 का अंतर 1 होता है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी, तो वो मुंबई के अंदर की गई थी। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना है वो भारत के किस शहर में की गई थी, तो वो मुंबई के अंदर की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 37 नंबर क्वेश्चन में 5 मित्र है, लेकिन लंबाई के आधार पर तुलना की गई है। कोई भी 2 मित्रों की लंबाई अब समान नहीं है। u y से छोटा है, u है वो आपका y से छोटा है, तो ये लो y से नीचे आ जाएगा, लेकिन x से लंबा है, तो इसका मतलब x से ऊपर आ जाएगा। z सबसे लंबा है, z है वो आपका सबसे लंबा है, और x है वो v से लंबा है, x है वो आपका v से लंबा है। तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति आपका u हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखो भी, मैं कोई राशि मान लेता हूं, राशि मेरे को दे रखी है 24,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 24,000 रुपए है। अब अपन है वो इससे त्रिकोण से करते हैं, यानी इससे तकड़ी बाट से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं भी, ये पहले साल का आ गया और यहाँ पे x% है, और ये दूसरे साल का आता है, ये भी x% है। अब इसके अंदर है वो पहली लाइन के अंदर जो आता है वो आपका क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, यानी साधारण ब्याज आता है, ठीक है। दूसरे लाइन के अंदर आता है वो, यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है, आपका अंतर आता है, जो कि बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है इस प्रकार से। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास में ये संख्या तो दे रखी है इसने 60, ये संख्या आपने 60 दे रखी है। यहाँ पे अब इसकी दर कितने लगेगी, तो वो x% ही लगेगी। कहने का मतलब क्या है भी, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल का क्या होता है, समान होता है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है वो पहले साल का समान होता है, लेकिन दूसरे साल का अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब पहले लाइन के अंदर आएगा वो आपका साधारण ब्याज आएगा, और सभी को जोड़ेंगे दूसरी लाइन में आएगा जो आपका क्या आएगा, अंतर आएगा। ये आपको अंतर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस टाइप से करता हूं मैं भी, 24 मेरे को पता नहीं है भी, 24,000 का x%, 24,000 का x% का x% बराबर क्या है, 60 है। चीजें समझ पाए क्या भी, 24,000 का x% हमने निकाला, तो वहां पे ये मान लो भी a आ गया। 24,000 का हमने क्या है, x% निकाला, तो हमारे पास में a आ गया। अब ये पहले साल का ब्याज है। अब दूसरे साल पर जब जाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब इस a के ऊपर भी ब्याज लगेगा, और किस दर से लगेगा, तो वो x से लगेगा भी, x दर से लगेगा। तो यहाँ पे x से लगेगा, तो मैंने क्या कर दिया, 24,000 का x% निकाला, फिर उसका क्या किया, x% क्या है, 60 है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल कर दो और 1 से 1 कैंसिल कर दो, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ पे क्या है, 0 भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 24x² बराबर में आपके पास में क्या आ गया, 600 आ गया। अब x² बराबर में क्या आ जाएगा, तो इसके अपॉन में क्या लग जाएगा, 24 लग जाएगा। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो यहाँ पे 6 से काट दो, पहले आप
6 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 100 और ये आ जाएगा आपके पास में 4, यानी 6 चौका 24 और 6 कम 6। अब ये क्या है, x की स्क्वायर बराबर है अभी। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। तो ये तो आपके पास में 10 के रूप में बाहर आ जाएगा और ये आपके पास में 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 5 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 5% आपकी दर आ गई, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लो, अब 24,000 रुपए है, 24,000 रुपए है पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए 5% है, 5% है। तो यहाँ पे 5 एकम 5 और नीचे प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा। तो यहाँ पे 24,000 का 5/100 निकालो, तो 24,000 का 5/100 इस प्रकार से निकाल लो भी। 24,000 है इंटू 5 अपॉन में 100, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर दो और उसके बाद में 0 और 4 5 चौका 20, 2 और 5 2 10 और 2 12, यानी 1200। तो इसमें भी 1200 आएगा क्योंकि दर क्या है 5/100 है। और फिर क्या करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज पे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 5/100 लगेगा। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे और उसके बाद में 12 5 60, तो यहाँ पे कितना आ जाए 1200 का आप 5/100 निकाल लो इस प्रकार से। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60, तो यहाँ पे ये देख लो 60 आ रहा है। और यही मैंने बताया भी, ये क्या होता है दूसरी लाइन में आता है वो अंतर होता है, पहली लाइन में साधारण ब्याज होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की अवधि के आधार पे लिया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रत्येक 2 साल बाद है वो 2/3 सदस्य है वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, क्योंकि सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि पदेन होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट, वसांगती नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी। वसांगती का नियम तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये ग्रेगर मेंडल ने वसांगती का खोज की थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ग्रेगर मेंडल ने 3 नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम और प्रभाविता का नियम। ये 3 नियम ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। आगे देखो, पहले जो 2 नियम है, यानी आपका पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, ये एकल संकरण पे आधारित है। और आपका जो स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है, ये द्विसंकर पे आधारित हो जाएगा, द्विसंकरण पे आधारित है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो वाक्यांश है वो किसने दिया था, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो भी 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी, अब तो काम में आने वाला है नहीं। आगे देखो भी 6 अंकों के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6। अब इसका माइनस कर दो भी, माइनस करोगे तो इस प्रकार से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर बनाया गया था। तो ये स्वतंत्रता दिवस के तौर पर बनाया गया था। कहने का मतलब ये है भी 1947 से पहले 26 जनवरी थी, उनको किस रूप में मनाया जाता था, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में। तो इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे भी, यानी 1947 से पूर्व 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो वो आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 1947 के बाद में 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और मनाया जाने लगा। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, जिसमें राष्ट्रपति का पद लागू किया गया। तो उसको अपन क्या करते हैं, गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, स्योंजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
तो जो सबसे भारी ऑर्बिट होता है, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं भी। तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा होती है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन देख लो, कार्बन क्या देखो आप, सोडियम देख लो। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है, अभी 11 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। भी परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। तो पहले ऑर्बिट के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब तीसरे ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब यहां से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, और तीसरे ऑर्बिट के अंदर, तीसरी कक्षा के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बोलूंगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सोडियम के अंदर, तो सोडियम के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो जो सबसे बाहरी ऑर्बिट के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट के अंदर, वही आपके क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम है वो यहां से या तो ये 1 को त्याग दे, 1 इलेक्ट्रॉन को, या फिर ये 7 ग्रहण कर दे, क्योंकि बाहरी ऑर्बिट में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब तक वो क्या है, स्थायी नहीं माना जाता। तो सोडियम अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर ये 7 ग्रहण करेगा। तो ये 7 ग्रहण करने के बावजूद वो ये क्या कर सकता है, 1 को त्याग सकता है, क्योंकि 7 जब ग्रहण करेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके अकॉर्डिंग 1 को अगर ये त्यागेगा तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करता है, 7 ग्रहण करने की बजाय ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये क्या हो जाता है, धनायन हो जाता है। धनायन हो जाता है तो इसके ऊपर क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे सोडियम क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, और सोडियम में क्या है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी, संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने बोला भी किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की गई। अब आपको पता है भी कोई भी वर्ग होता है उनकी भुजाएं समान होती है। भी वर्ग है, कोई भी वर्ग है, उनकी चारों की चारों भुजाएं समान होती है। अब ये एक वर्ग था, इसकी पहले भुजा क्या थी, प्रतिशत के अंदर दे रखी है, तो पहले मैं भुजा 100 मान लेता हूँ, भी इसकी 100% भुजा थी। अब इसने क्या कर दिया, भी लंबाई के अंदर 35% की वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब 135 हो गया, और चौड़ाई के अंदर 25% की वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 125 हो गया। भी 100 का 35% 35 ही होता है, 100 का 25% 25 ही होता है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 125 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये क्या बन गया, आयत बन गया। अब ये आपका आयत बन गया, आयत, और पहले क्या था, ये वर्ग था। अब परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अब आपका कितना होता है, भुजा की स्क्वायर होता है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यानी 135 इंटू 125। अब इसका गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कैलकुलेटर से ताकि टाइम ना लगे, ठीक है, आसानी से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अब इसके अंदर 125 का 135 के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 125 इंटू 135, तो ये आ जाएगा 16,875 आ जाता है। अब इसका अंतर पूछा है आपको, अंतर पूछा है तो अंतर देख लो भी कितने का अंतर आया, कितना अधिक है ये देख लो भी, पहले कितना अधिक है ये देख लो, 6,875 अधिक है। 6,875 अधिक है, किससे अधिक है, तो ये 10,000 से अधिक है। इंटू प्रतिशत निकालना, तो यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे 68.75% की क्या आ गई, अधिक आ गया। यानी वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो 68.75% अधिक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 11 बराबर ये दे रखा है, 11 बराबर है वो ये दे रखा है, तो ये 1 है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, इससे 1 माइनस एक्स को इधर लेके जाता हूँ, तो ये होता है आपका 11, और उसके बाद में 1 माइनस में एक्स बराबर में आपके पास में क्या है, 11x है। अब इसको गुणा करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 11x बराबर में आपके पास में आ जाएगा 11x। अब ये 11x यहाँ पे तो माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास में आ जाएगा 22x बराबर में 11, तो x बराबर में मेरे पास में क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब x का मान मेरे पास में 1/2 आ गया, ये देखो 2 है, और इंटू यहाँ पे x का मान रखूंगा 1/2, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। देखो भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर कितनी भी हो, मान क्या आएगा, 1 ही आता है। मान कितना आता है भी, 1 ही आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग आपको 72 दे रखा है, 2 संख्याओं का योग 72 दे रखा है, उनका मैथ
HCF आपको और एलसीएम 2 और 102 दे रखा है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, मैंने आपको बहुत बार बताया है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपोर में होता है HCF इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है भी किसका, तो ये आपका दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का यानी उल्टे क्रम का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a प्लस बी क्या है, a प्लस बी वो दो संख्याएं हैं HCF और इंटू एलसीएम, दोनों का योग कितना है 72 है, और अपोन में HCF कितना है 2 इंटू एलसीएम कितना है 120 है, जो कट रहा है उसको काट दो भी, तो 12 एकम 12, 12 सिक्का 72, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10, कितना आ जाएगा भाई, गलत कर दिया अभी, 102 है 120 नहीं है भी, ये 102 है 120 नहीं है, 72 2 इंटू 102 है भी ये, ठीक है। अब इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 36, 2 72, और इसको फिर 6 से काट दो तो 6 6 36 और 6 एकम 6, 6 7 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/17 6/17 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ये क्वेश्चन। अब यदि ए बी सी डी और ई बाएं से दाएं क्रम में एक संख्या के अंक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भी कोई संख्या में मान लेता हूं भी, जैसे कोई संख्या मेरे पास में 5142 है, ये कोई संख्या है मेरे पास में, इसका इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है और हजार ये है। अब इस संख्याओं में इस संख्या को इस प्रकार से लिखूं तो किस प्रकार से लिख सकता हूं, तो इस संख्या को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्या 2 प्लस में 40 को क्या लिख सकता हूं 4 को क्या लिख सकता हूं 40, प्लस में इस 1 को क्या लिख सकता हूं तो 100 लिखूंगा अभी, और प्लस में इस 5 को क्या लिखूंगा 5000 लिखूंगा। अब इस 5000 में 100 जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 5100 हो जाएगा, और फिर 40 में 2 जोड़ूंगा तो 42, और 5100 में 42 जोड़ूंगा तो 5142 हो जाएगा। तो इस संख्या को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। तो मेरे पास में ये संख्या है ए बी सी डी और ई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो भी ये इकाई अंक है तो इकाई का इकाई आ जाएगा, ये दहाई अंक है तो ये आपके पास में 10 डी आ जाएगा, प्लस लगेगा, और उसके बाद में इकाई ये आ जाएगा इकाई दहाई, ये सैकड़ा का अंक है तो सैकड़ा आ जाएगा भी इस प्रकार से, सैकड़ा आ जाएगा सी सैकड़ा आ जाएगा, और उसके बाद में बी है, बी क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार में है तो ये 1000 आ जाएगा आपके पास में, और ये आ जाएगा बी, और उसके बाद में सैकड़ा 1000 और 10,000, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा, और ये लिख दूंगा ए। इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा भी इकाई का इकाई, फिर दाई है तो इसको दाई के रूप में लिख दिया, फिर सैकड़ा है तो सैकड़ा के रूप में लिख दिया, और फिर 1000 के रूप में लिख दिया, इसी प्रकार से लिखा है। अब देखो भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो 10,000 को मैं 10 की पावर है यानी 4 ए लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4, प्लस में 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ बी, और प्लस में इस 100 को क्या लिखूंगा तो 10 की पावर 10 की स्क्वायर सी, और प्लस में यहाँ पे 10 डी और प्लस में ई, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बांस दिवस से बै से बांस और बै से बाग भी बनता है, भी याद रखना बाग दिवस, तो बाग दिवस है ये आपका 29 जुलाई को बनाया जाता है, 29 जुलाई को बाग दिवस बनाया जाता है, और बै से बांस बांस दिवस है वो आपका 18 सितंबर को बनाया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी शुभमन ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है, तो मेरी माँ की बहू का पति यानी वो खुद आप है भी, तो यानी इसने बोला है भी उसका कोई भाई या फिर बहन नहीं है शुभम का, और शुभम ये बोलता है भी ये तस्वीर में मौजूद जो आदमी है ना वो मेरी माँ की बहू यानी मेरी माँ की बहू का पति है, तो इसका मतलब हो गया वो खुद हो गया, वो खुद यानी शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, तो वो स्वयं की तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है, क्या है भी निम्न अवसादी तट है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः पर आश्रित रहने के लिए
जाने जाते हैं तो वो समुद्री खरपतवारों के रूप में जाने जाते हैं भी, समुद्री खरपतवारों के रूप में जाने जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं, तो ये समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए खराई ऊंट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि जे का योग जे योग को निरूपित करता है, तो यहां से इसको ही अपन क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। 6 बी को क्या करता है, बी को भाग को निरूपित करता है तो भाग 2, एम किसको निरूपित करता है तो गुणा को, तो 8, जी है वो घटाओ को 10 और जे है वो भाग को योग को 4 और बराबर में 20 आना चाहिए। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 8 तिया 24, 24 में से 10 माइनस कर दो और प्लस कर दो 4, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस 4 करोगे तो 8 तिया 24 हो गया, ठीक है। माइनस का 10 करना है और प्लस का 4 करना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, कौन सा समीकरण सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 10 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा भी, और 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। 18 बराबर नहीं है 20 के, 18 बराबर नहीं है 20 के, तो ये सही सम्मिलित नहीं है, यानी ये समीकरण है वो आपका सही नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5:8:10:13 है। इन कोणों में से सबसे छोटे कोण की माप आपको ज्ञात करनी है। देखो भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है भी कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 13, 23 और 13 कितने होते हैं भी, तो 36 होते हैं। 36 बराबर 360, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 10, 1 का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात करनी है, तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दो। 1 का मान 10 है तो 5 का मान है वो 50 डिग्री आ जाए। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री है वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो वो अल-ब्रूनी आया था भी, अल-ब्रूनी, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुल्ली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो वो मुल्क राज आनंद हो जाएंगे, मुल्क राज आनंद, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अनटचेबल और कुल्ली जैसे उपन्यास किसने लिखे हैं, तो मुल्क राज आनंद ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, तो 1969 में की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिसमें भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। आगे देखो भी 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा महिला का ये आ जाएगा, और महिला के अंदर ही आपका क्या आ जाएगा, विवाहित महिला आ जाएगा। यानी जो विवाहित महिलाएं हैं, सारी की सारी विवाहित महिलाएं हैं वो महिला के अंदर ही आती है अभी। ये तो है ना विवाहित हो गई महिला, वो किसी और के अंदर आएगी, महिला के अंदर ही आएगी। तो ये आपका महिला है, ये आपका महिला को दर्शाएगा। और ये आपका वी से विवाहित और एम से महिला, विवाहित महिला। और उसके बाद में जो महिला चिकित्सक है, तो महिला चिकित्सक है तो इसका मतलब है भी कुछ विवाहित महिलाएं चिकित्सक हो सकती है और कुछ महिलाएं भी चिकित्सक हो सकती है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया भी, महिला चिकित्सक है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो चिकित्सक वाला महिला चिकित्सक वाला है डायग्राम है, ये महिला के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर डायग्राम है वो राइट हो जाए। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से सार्थक क्रम को चेंज करना है। सार्थक क्रम कौन सा है, तो पहले अंडा आया, देन उसके बाद में लार्वा, और उसके बाद में फिर वो प्यूपा बना, और फिर वो पूर्णकीट बना। यानी पहले अंडा आया, अंडे से फिर लार्वा बना, लार्वे से फिर वो क्या बना, प्यूपा बना, और प्यूपा से फिर पूर्णकीट बनता है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो अपने इसी चैनल के ऊपर 2022 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे, 99 पारियों के अंदर हुए थे, तो 99 के 99 पेपर है वो हमने इसी चैनल के ऊपर है वो आपको सोल्व करवा रखे हैं। उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट में से कंटिन्यू सभी वीडियो आप देख सकते हैं।
ये क्वेश्चन देखो भी, इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको क्या है कन्वर्ट करना है। यदि सेक थीटा माइनस में कोसेक थीटा बराबर में 0 है, तो अब इसको चेंज कर लेता हूं मैं। चेंज क्या करूं, तो सेक को क्या लिखूंगा, तो सेक को लिखूंगा 1/cos, सेक को क्या लिखूंगा 1/cos थीटा, और माइनस में कोसेक को क्या लिखूंगा 1/sin थीटा। ठीक है, अब 1/cos थीटा और 1/sin थीटा बराबर में क्या है, अभी 0 है, तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और sin थीटा, ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। और यहाँ पे cos से cos कैंसिल, तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस में आपका आ जाएगा cos थीटा बराबर में क्या है 0 है। अब ये cos थीटा डॉट sin थीटा है, ये यहाँ पे क्या है गुणा भाग में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 0 के गुणा में होगा तो ये 0 ही हो जाएगा भी। तो यहाँ से sin थीटा माइनस में cos थीटा बराबर में 0 है, तो अब ये cos थीटा को बराबर से दूसरी साइड में भेज दूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या sin थीटा बराबर में cos थीटा, यानी sin थीटा है वो आपका cos थीटा के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 sin 2 थीटा माइनस में 3 cos 2 थीटा अपन लिख सकते हैं। अब देखो भी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस में 3 cos, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे भी, 3 लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 cos 2 थीटा माइनस में cos 2 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो भी माइनस का 2 cos थीटा है, माइनस का 2 cos 2 थीटा है, और यहाँ पे माइनस का cos 2 थीटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 2 और माइनस का ये 1 है, तो इसका मतलब हो गया माइनस का 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में यानी इनमें और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, भी इनमें 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बची आपके पास में sin 2 थीटा माइनस में यहाँ पे बच गया आपके पास में cos 2 थीटा, और इसमें आपका क्या बन गया माइनस का, यहाँ पे ये चल रहा है आपका cos 2 थीटा, ये चल रहा है। ठीक है, अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, 2 स्रोत समीकरण होती है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। एक होता है sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 2 sin cos थीटा ये होता है। और एक होता है आपका cos 2 थीटा, इसकी स्रोत समीकरण ये होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये फॉर्मूला होता है। अब ये sin 2 थीटा की जगह रख दो भी, ये आप यहाँ पे sin 2 थीटा की जगह है वो ये मान रख दो, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे क्या है आपका कॉमन है इसमें, तो ये आ जाएगा 2 आपका sin थीटा और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, इसकी जगह मैंने रख दिया, और माइनस का यहाँ पे क्या है cos की जगह मैं क्या रखूँगा, तो cos की जगह है वो मैं ये रख देता हूँ, cos की जगह मैं क्या रख देता हूँ आपका ये मान रख देता हूं, तो इसकी cos की जगह यहाँ पे ये मान रख देते हैं भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और माइनस का यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा बन जाएगा। अब देखो भी आपको पता है भी sin थीटा बराबर में क्या होता है, cos थीटा होता है। sin थीटा ये देखो अभी अपने प्रूव किया है भी sin थीटा बराबर cos थीटा, तो sin की जगह में क्या रख दूं, cos का मान रख दूं, तो sin की जगह cos का मान रखूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 cos थीटा और डॉट ये हो जाएगा cos थीटा, यानी cos थीटा का cos थीटा के साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा के स्क्वायर, 2 cos थीटा के स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा के स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे क्या है 2 आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट के अंदर है भी, ये आपका क्या है ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ना ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा फिर, यानी टू cos स्क्वायर थीटा है, ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, और ब्रैकेट का माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा फिर। अब यहाँ पे देखो भी ये तो किसका है प्लस का है, और ये किसका है माइनस का है, और बराबर माइनस में यहाँ पे क्या चल रहा है cos 2 थीटा चल रहा है। अब देखो भी अब इसमें बस क्या गया, इसमें बस गया आपका 2 है ये, और ये बीच में प्लस का निशान है, बीच में क्या है प्लस का निशान है, तो यहाँ पे
बीच में प्लस क्या है, गुणा का निशान है अभी। ये देखो 2 का 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो 2 ही होगा अभी। 2 का 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो आपका 2 ही होगा, क्योंकि बीच में क्या है, ये देखो हमने इसको क्या लिया था, कॉमन लिया था, तो गुणा में आइए तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा माइनस का कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। तो अब इसमें अपन कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा आ गया। अब यहाँ पे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ये देख लो भी, एक आपका ये भी बनता है, एक स्रोत समीकरण ये होती है, देख लो यहाँ पे लिख लो, ये होता है कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है। यानी कोस 2 थीटा बराबर ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह है वो अपन क्या रख देते हैं, 2 का तो 2 आ ही गया और कोस 2 थीटा आ गया। अब 2 का तो 2 रख दो और उसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है भी कोस बराबर साइन, अभी अपन ने प्रूव किया था कोस बराबर साइन होता है, तो कोस बराबर साइन या तो कोस साइन की जगह कोस रख दो या फिर कोस की जगह साइन रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर में 2, यहाँ पे मान कितना आ गया, यहाँ पे आपका मान है वो 0 आ गया, यानी बीच में मान किसका, ये देखो भी माइनस का निशान चल रहा है भी यहाँ पे, ये देखो ये माइनस का निशान है ना, ये बीच में माइनस का निशान चल रहा है सभी में, तो ये माइनस लगाओ यहाँ पे माइनस, और ये अंदर वाला क्या हो गया 0 हो गया, तो 2 में 0 हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन। अपने दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। अपनी दूसरी विजिट के ऊपर यानी दूसरी बार जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, अपने पहला जो नुस्खा था उस नुस्खे को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कहने का मतलब पहले जो दवाइयाँ थी चल रही थी वो दवाइयाँ चेंज कर दी उसने। तो पिछले जो नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ, भी लाभ नहीं हुआ तभी तो डॉक्टर ने उन दवाइयों को चेंज किया भी, सही बात है। तो यहाँ पे क्रॉस क्यों किया भी, सही बात है ये, यानी चेंज तभी करता है डॉक्टर जब क्या होता है दवाई लगती नहीं है, या फिर अपन ये बोले भी दवाई है वो कार्य नहीं कर रही, दवाई कार्य नहीं कर रही तभी डॉक्टर है वो अपने दवाई को चेंज करके देखता है, क्या पता ये दवाई लग जाए। रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया, इसके बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ पे केवल धारणा आपकी फर्स्ट निहित है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर अब आपको दिया रखा है भी संख्याएं 24, 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक में से कितना घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो, प्राप्त शेष समानुपात के अंदर हो। अब समानुपात के अंदर होने के लिए कंडीशन क्या होती है भी, कौन सी संख्या को घटाया जाना चाहिए। तो 26 में मैं क्या कर देता हूँ x घटा देता हूँ, और अपोर्ण में 44 में मैं x घटा देता हूँ, बराबर 56 में मैं x घटा देता हूँ, और अपोर्ण में 104 में मैं क्या कर देता हूँ x घटा देता हूँ। अब यही फॉर्मूला यही सिस्टम होता है भी इसका समानुपात के अंदर बनाने का, बाकी और कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अब इसको 26 को 104 से मल्टीप्लाई करवाओ भी, यानी वज्र गुणा यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा। तो 26 इंटू 104 आप कर दो तो ये आ जाएगा 2704, यानी ये आ जाएगा आपके पास में 2704। फिर इस x माइनस का 104x और ये x का 26 के साथ में गुणा तो ये माइनस का 26x और प्लस का फिर क्या आ जाएगा ये x का x के साथ में गुणा तो x की स्क्वायर, बराबर में फिर इसका 56 का 44 के साथ में गुणा करवा दो भी। तो 56 इंटू 44 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा आपका 2464 और 2464 फिर 56 का x के साथ में गुणा तो माइनस का 56x और फिर x का 44 के साथ में गुणा तो माइनस का 44x और फिर प्लस का x की स्क्वायर। अब देखो भी यहाँ पे प्लस की x की स्क्वायर है और बीच में बराबर का निशान है, यहाँ पे भी प्लस की x की स्क्वायर है, तो ये क्या कर दो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ये माइनस का 100x बन गया, अभी 100x और इनको जोड़ोगे तो ये माइनस का कितना बन गया 0
3 0 3 और 130 बन गया। ये कितना बन गया अभी 130 x बन गया, ये भी माइनस का है। अब इस माइनस को क्या है बराबर से दूसरी साइड भेज दो, इसको बराबर से दूसरी साइड भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 130x और माइनस का 100x, और इस 2464 को यहाँ पे क्या है प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2464, इसमें से क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो 4 में से 4 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 240 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में 100 में से ये बचेगा आपके पास में 30x बराबर में 240। उसके बाद में x बराबर में क्या आ जाएगा, तो x बराबर में 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 3 8 24, तो x बराबर 8 आ जाएगा। और x आपने माना क्या था, वो संख्या मानी थी जो घटाया गया है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, तो व्युत्क्रमों का योग आपको ज्ञात करना है। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, पता ये है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू क्या होता है HCF। चीजें समझ पाई क्या, यानी एलसीएम इंटू HCF को मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा भी लिख सकता हूं, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा आपको ये दे रखा है 60, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होता है A प्लस में B, A प्लस में B, A इंटू B भी हो सकता है, और दूसरा इसका फॉर्मूला ये होता है भी A प्लस में B तो है ही, और उसके बाद में HCF, अगर आपको HCF इंटू एलसीएम दे रखा हो तो उसको भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का योग 40 है और A इंटू B का योग है, गुणनफल है वो 60 है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 2 4 और 2 3 6, 2/3 आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है, शुक्र, मंगल और ओएपिटस और बृहस्पति, आएपिटस और बृहस्पति, तो ये सारे के सारे शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, ये क्या है ग्रह है, तो आएपिटस है ये ग्रह के अंदर नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है ये भिन्न हो जाएगा, भी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से ये है, तो कमरे के चारों दीवारों का कुल परिक्षय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो एक घनाभ बन गया, घनाभ का कुल परिक्षय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2L इंटू बी प्लस में B इंटू H प्लस में और H इंटू L, ये होता है भी, और माइनस क्या करोगे, माइनस एक तो फर्श का आप घटा दो और एक आप छत का घटा दो, तो फर्श का क्या होता है एक प्रकार से आयतन ही होता है फर्श का, सॉरी एक प्रकार से क्या होता है आयत होता है, फर्श भी आयत होता है और आपका जो छत है वो भी एक प्रकार से आयत होती है, और दोनों में क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई है वो इंक्लूड होती है, ऊंचाई इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पे ये तो एक आयत का आया है और 2 आयत का चाहिए तो 2 से गुणा कर दो भी अलग, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब इसमें आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 25 2 50, तो ये आ गया आपका 500, प्लस में फिर 25 का 35 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 875, और प्लस में फिर 35 2 70, तो ये आ जाएगा आपका 700, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और माइनस में L इंटू बी यानी 500 500 2 कितने होते हैं 1000, तो ये आपका छत का और ये 1000 क्या आया है, तो ये छत का और फर्श का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 और 15 और 5 20, तो ये आ जाएगा 20, और इसको डबल गुणा करोगे 2 से, 2 5 10 और 14 और 1 15 और 2 2 4, तो ये आ जाएगा 41 50 में से आप क्या करोगे 1000 माइनस करोगे तो 3150 आ जाएगा, ये 3150 है वो क्या आ जाएगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है, गैरिसन का मतलब होता है सैन्य छावनी, जिसके अंदर क्या है सैन्य छावनी हो, तो वो आपका जालंधर हो जाएगा, जालंधर के अंदर है वो सैन्य छावनी है, ये एक गैरिसन शहर के अंतर्गत आता है, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से किस विकल्प में शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, तो वह शहर जो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर शामिल होते हैं, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर शामिल होते हैं, तो वो होता है आपका दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता है वो आपका क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आते हैं, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, दिल्ली, बंबई, कोलकाता और चेन्नई। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वायु कोष का क्या कार्य होता है, तो वायु कोष का क्या कार्य होता है अभी, तो वायु कोष का कार्य होता है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थानों पर सतह प्रदान करना,
सतह प्रदान करना, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना ही वायु कोश का कार्य होता है। वायु कोश को कहते क्या है भी? वायु कोश को अपन वायु कूपिका भी बोल सकते हैं, जो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। गोलाकार आकृति होती है इनकी। तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर ये क्या करती है? सतह प्रदान करती है, यानी क्षेत्रफल को बढ़ाती है ये। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी x और y किसी कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुनी है। तो एक कार्य करते हुए x, y, z उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो भी, x ये y है और ये z है। अब ये 15 दिन में पूरा करता है और ये 20 दिन में पूरा करता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अभी? इसका एलसीएम है वो 60 आ जाएगा, 60। तो 15 चौके 60 और 20 या 60। अब यहाँ पे इसने बोला है भी x की जो कार्य क्षमता है वो एक दिन में 4 कार्य करता है और y एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है, लेकिन z की जो कार्य क्षमता है वो x की 5/2 गुनी है। तो यानी 4 का 5/2 गुना, तो 2 दूआ 4, 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, 5 दूए 10। तो यानी z है वो एक दिन के अंदर 10 कार्य करेगा भी। अब एक साथ कार्य करते हैं, तो एक साथ कार्य करेंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 10 है 17। तो यानी तीनों मिलकर के x प्लस में y प्लस में z तीनों मिलकर के एक दिन के अंदर वो 17 कार्य करेंगे। कार्य करना कितना? 60 के अंदर है वो 17 का भाग लगा दो, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 17 से 51, तो 3 बच गया 9, वो लिख दो ऊपर। कितना कार्य कर रहा है वो लिख दो नीचे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 से ही 9/17 दिन, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का रमन के साथ में क्या संबंध है? यानी एक महिला है ये, और महिला की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है इसकी ओर इशारा करते हुए, इसके इकलौते भाई, यानी इसका इकलौता भाई, एकमात्र भाई का पुत्र, उसके इकलौते, यानी इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र, यानी ये इसका पुत्र, और पुत्र मेरी पत्नी का, यानी इसकी पत्नी का क्या है भाई? भाई है। पत्नी का क्या है? भाई लगता है। तो उस महिला का रमन के साथ क्या संबंध है? तो महिला का रमन के साथ में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो एक प्रकार से महिला का भाई है ये, और इसका पुत्र है, इसका पत्नी का क्या है? भाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये? यानी भाई का पुत्र, तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? बेटी होगी। ये इसकी क्या होगी भी? बेटी होगी। यानी महिला की भाई की बेटी कौन है? रमन की पत्नी है। और ये जो पत्नी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया भी? ये इसकी महिला है, वो इसका महिला है, महिला के भाई की बेटी है। तो ये है वो इसकी भुआ लगेगी भी। ये क्या लगेगी? इसकी भुआ लगेगी। अब देखो भी, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। तो पत्नी के पति की बहन, तो यानी रमन का क्या संबंध है उस महिला के साथ में? तो रमन है वो पत्नी, रमन की पत्नी का पिता और उसकी बहन है। ये लगेगा भी रमन की पत्नी का पिता और की बहन। तो ये हो जाएगा भी वो महिला है वो रमन के साथ में पत्नी के पिता की बहन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है उस संख्या का चयन करना जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ पे इनके बीच में अंतर देखो भी कितने का है। तो ये अंतर आ जाएगा आपके पास में 9 और 4 13, 9 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? तो ये आपके पास में हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4 और 1 14 का अंतर है। और फिर इसके बीच में कितने का अंतर आ जाएगा? एक प्रकार से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 14 का अंतर, और फिर 7 तिया 4 तिया 12 प्लस 1 और 13 दूनी 26 और 27 तिया 81। ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे ये लॉजिक लग जाएगा। अब इसको पहले क्या करते हैं? 3 से गुणा करते हैं भी। पहले 3 से गुणा करो, प्लस कर दो 1, फिर क्या करो 13 को 2 से गुणा करो और
प्लस कर दो 1। अब क्या करो 3 से गुणा करो 27 × 81 प्लस 1, और फिर क्या करो 2 से गुणा और प्लस 1, फिर क्या करो 3 से गुणा। अब 3 से गुणा करेगा और प्लस 1 करेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 1 19, 3 कम 3 और 1 4, 495 प्लस 1 करेगा तो 496 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं भी, यहां से अपन क्या करते हैं 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको लिखूंगा मैं 11 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 कोस स्क्वायर थीटा ये और 1 कोस स्क्वायर थीटा ये है, तो 11 और 1 12 हो जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर 11 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बस ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब 11 का 1 के साथ में गुणा तो 11 ही हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो भी कोस थीटा का मान मैं क्या रखूं, थीटा का यानी कोस में, कोस की टर्म के अंदर थीटा का मान है वो क्या रखें कि न्यूनतम मान आए। तो यहाँ पे कोस थीटा का मान कितना होता है अभी, कोस थीटा का मान अगर मैं कोस 0 डिग्री यानी कोस 0 डिग्री का मान है वो 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है अभी, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, लेकिन कोस 90 डिग्री का मान है वो कितना होता है, 0 होता है। तो थीटा का मान है वो मैं क्या रख दूं, थीटा का मान 90 डिग्री रख दूं, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाए 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है अभी, 0 का स्क्वायर है 0 ही होता है, और 11 प्लस में कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री का मान क्या है 0, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, तो 11 प्लस में 0 तो ये आ जाएगा 11, 11 प्लस में 0 तो 11, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे मान रख दो भी, मान रखोगे तो 12 के स्क्वायर यानी 144 प्लस में 49 और प्लस में 12 7 84, सॉरी माइनस आएगा, ये माइनस है भी माइनस, और उसके बाद में ये नीचे वाला है वो x की क्यूब प्लस में y की क्यूब 1728 माइनस प्लस में 343। एक तो होता है इस प्रकार से करो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ये देखो भी ऊपर वाला, अब ऊपर वाला है x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर माइनस में xy है। अब नीचे वाला देखो भी, नीचे वाला अपने पास में क्या है x की क्यूब प्लस में y की क्यूब है। अब ये अपन बनाएंगे ना तो ये अपने पास में ये ओपन होगा, ये होगा x प्लस में y, x प्लस में y, और ये हो जाएगा x की स्क्वायर और प्लस में y की स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा प्लस नहीं आएगा यहाँ पे आएगा आपका माइनस, क्या आएगा अभी माइनस XY, इस रूप में ओपन होगा। अभी चीजें समझ पाई, यानी ये वाला पोर्शन है वो इस रूप में ओपन होगा, तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस में y, और ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर माइनस में XY, तो ये तो पूरा का पूरा इससे कैंसिल ही हो गया। तो ऊपर आपके पास में क्या बच गया 1, और नीचे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई 12 और 7 कितने होते हैं 19, तो यहाँ पे जोड़ दो 1/19 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से करोगे तो भी यही आएगा 1/19, और इस प्रकार से अगर आपको फॉर्मूला ओपन करना आता है तो इस प्रकार से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है यहाँ पे क्या आएगा। देखो 70 से आपने 7 माइनस किया 63 हो गया, 63 से फिर आपने क्या किया 7 माइनस किया, और फिर आपने क्या किया 7 माइनस किया, और अब आपने 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो भी v 22 पे आता है, 22 में से 5 माइनस किया, और 22 में से 5 माइनस किया 18, और 5 नहीं 22 में से 4 माइनस कर दिया, -4 18 आ गया, और फिर इसमें 18 में से -3 किया तो कितना आ गया 15, और 15 में से फिर क्या करेगा ये -2 करेगा भी, 15 में से 2 माइनस करेगा तो 13 आ जाएगा, 13 पे क्या आता है m, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 बर्तनों की धारिता क्रम से 132 लीटर और 69 लीटर है, उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों बर्तनों की सामग्री को पूर्णतः मापा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो भी सीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, तो आपको पता है भी
लीटर बराबर क्या होता है 1000 सीसी होता है। भी 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सीसी होता है, ये मापने की इकाई है। 1 लीटर बराबर 1000 सीसी होता है। तो यहाँ पे इसमें कितना लीटर हो जाएगा भी, यानी ये 3000, यानी इसमें लीटर के अगर मैं बात करूँ 3060 है, और इसमें अगर मैं 1000 का भाग दूंगा तो ये मेरे पास में 10 से 10, तो ये आ जाएगा 3.06 लीटर आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसको अगर मैं लीटर के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 3.08 लीटर, और इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 लीटर, और इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 3.04 लीटर आ जाएगा। अब देखो भी 132 लीटर को आपको मापना है और 69 लीटर को भी आपको मापना है। तो यहाँ पे मापने के लिए आपके पास में पूर्णतः इकाई होनी चाहिए। अब ये तो पॉइंटों के अंदर 3.8 लीटर है, यानी कहने का मतलब 3.8 का 132 के अंदर भाग नहीं जाएगा, और 3.04 का 132 के अंदर भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पे 3.06 का भी एक इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो भी 3 लीटर है, ये क्या है 3 लीटर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है 3 लीटर का एक नाप होगा, यानी 3 लीटर यानी 3000 सीसी है ना, ये 3 लीटर के बराबर है, यानी 1 लीटर बराबर 1000 सीसी होता है, तो 3000 सीसी बराबर 3 लीटर होगा। तो इस 3 लीटर के एक प्रकार से ये माप हो गया। इस 3 लीटर के माप से 132 लीटर भी अपन माप सकते हैं और 69 लीटर भी माप सकते हैं, क्योंकि 3 लीटर का 132 लीटर के अंदर भाग जा रहा है और 3 लीटर का 69 लीटर के अंदर भी भाग जा रहा है। तो अपन क्या है इस 3 लीटर से क्या है 132 लीटर को भी माप सकते हैं और 69 लीटर को भी माप सकते हैं। तो याद रखना 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सीसी होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है तो अंटार्कटिका है, वो एक ग्लोबल कॉमन्स का भाग है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो वो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य हो जाएगा। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है, जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि हो जाती है, यानी क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उस टीवी सेट पर नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या रखेंगे। तो देखो भी 24,750 रुपये में बेचता है, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो 10% का लाभ होता है, तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/10। तो नीचे वाला हमेशा सीपी को दर्शाता है और ऊपर वाला अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को दर्शाएगा, लॉस हुआ तो लॉस को दर्शाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था यानी 10 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया यानी 12 रुपये में बेचेगा, फिर 11 रुपये में बेचेगा, यानी 11 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो 11 बराबर में कितना हो गया 24,750 हमारे अनुसार, तो 11 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। लेकिन वो बोल रहा है 24,750 में बेच रहा है, तो इसको काट दो भी, 11 एकम 11, 11 दुए 22, 2 27, 11 दुए 22 बच गया 5 55, 11 5 55, तो ये आ जाएगा 1 का मान 2250 आ गया। अब 1 का मान 2250 आ गया तो उसका क्रय मूल्य देख लो भी कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे अनुसार 10 है, तो ये आ जाएगा 22,500। 22,500 है वो इसका क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया उस टीवी का। अब वो क्या करता है, वो उत्पादन लागत यानी क्रय मूल्य के ऊपर 15% की वृद्धि होती है, तो इसका 15% निकाल लो भी, 15% निकालोगे तो यहाँ पे इंटू 15, तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गया, 15 5 75 होते हैं, बच गया 7, और 15 दुए 30 और 7 37 3, और 15 दुए 30, 30 और 3 33, तो यानी 3375 रुपये की वृद्धि होगी। तो अब उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो अब उसका क्रय मूल्य है वो 5 7 8 और 5 और 2 यानी 25,875 रुपये। 25,875 रुपये है वो उसका क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब वो इस क्रय मूल्य 25,875 रुपये क्रय मूल्य है और 15% का लाभ कमाना चाहता है। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 20 का मान आपको कितना दे रखा है 15,875, यानी नीचे वाला है वो हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला अगर लाभ हुआ तो लाभ, अगर हानि हुई है तो हानि को, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है यानी 20 रुपये क्रय मूल्य, 3 का लाभ हो गया तो 23 में बेचेगा। तो हमारे अनुसार 20 रुपये में बेच रहा है, लेकिन पर्सन के अनुसार है वो कितने में बेच रहा है 25,875 में, सॉरी हमारे अनुसार है वो 20 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य है, लेकिन पर्सन के अनुसार है वो उसका क्रय मूल्य 25,875 है, तो 20 बराबर 25,800 है। तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ जाएगा 25,875 अपॉन में 20,
तो आपको ज्ञात किसका करना है, 23 का ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 25,875 के अंदर है वो आपको 20 का भाग देना है, और 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1293.75, और उसको 23 से गुणा करवाना है, तो गुणा करवा दो 23 के साथ में, तो ये आ जाएगा 29,756। कितना आ जाएगा भाई, 29,756 पॉइंट में 25, तो यहाँ पे 29,756 पॉइंट में 25 यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे देखो भी 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक लंबवर्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है। तो लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), अनुपात में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और r प्लस में h होता है। अब देखो भी 2πr से 2πr कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे h रेशियो क्या आ गया, r प्लस में h का रेशियो आ गया। अब ये है आपके पास में 5:9। अब देखो भी h ऊंचाई हमारे अनुसार 5 है और त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो आपको 9 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऊंचाई और आपको h रेशियो r ज्ञात करना है। तो h तो आपके पास में 5 आएगी, और 9 में से 5 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 5:4, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2016 में भारत में कहां पर दुर्लभ डायनासोर्स इक्थियोसोर्स का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था, तो वो गुजरात के अंदर पाया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1600 के अंदर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जेड को 26 लिख रहा है, ए सी टी को 24 लिख रहा है, यानी ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे, सभी को जोड़ोगे तो 24 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे और टी आता है 20 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 23, 20 और 3 23, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, लगभग कितने डिग्री मान का केंद्र कोण बच्चों की फीस पर किए गए व्यय को निरूपित करता है। तो यहाँ पे 100% के बराबर में कितना डिग्री का, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, और एक सर्कल है वो 100% के बराबर होता है। 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है बच्चों की फीस, तो बच्चों की फीस का जो मामला है वो 12.75 का है अभी, तो 12.75। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, तो 1 से तो 1 कैंसिल करो, और इसको 25 से काट दो, 25 से काटोगे 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 25 चौका 100 और 4 नीम 36। अब इसको 25 से काट दो, 25 से कम 25 और 25 पांजे 125 और 25 से कम 25, तो इसको अब 9 के साथ में गुणा करवा दो, 9 एकम 9, 9 पांजे 45, तो यहाँ पे 45 459 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है अभी 10 है, तो पॉइंट 10 हटाओगे, नीचे से 0 हटाओगे तो ये आ जाए 45.9, तो लगभग है वो 46 के करीब बना जाएगा। 45.9 यानी 46 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 46 डिग्री आ जाएगा। लगभग में आपको पूछा है अभी इसने। आगे देखो भी नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष में दोनों विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम है। किस वर्ष में दोनों विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम है। बिक्री का अंतर सबसे कम, यहाँ पे देखो भी अंतर कितने का है, तो यहाँ पे 150 का अंतर है दोनों पुस्तकों के बीच में। यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, तो 5, 10 में से 5 जाएगा 5, और 550 में से 425 आपको निकालना है, तो ये आपके पास में 75, एक बच गया, और 50, 75 और 50 कितने होते हैं अभी, 75 और 50 125 होते हैं, तो इसके बीच में 125 का अंतर है। और यहाँ पे देखो भी कितने का अंतर है, तो ये 75 और 10, 75 और 10 85 आ गया ना, तो 75 और 10 कैसे कर दिया अभी, 1 मिनट, इसमें से घटाओगे तो 25 और 90 और 25 को ऐड कर दो, 90 और 25 को ऐड करोगे तो ये आपके पास में आ जाए 5 और 11 115 का, तो इसके बीच में 115 का अंतर है। और यहाँ पे देखो भी कितने का अंतर है, तो 200 ये आ जाएगा 185 का अंतर, 185 का अंतर आ जाएगा। तो सबसे कम अंतर कौन से में है, तो 2005 में सबसे कम अंतर है अभी 115 का अंतर है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, यहाँ पे देखो अब इसके अंदर है वो जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 में कारों के अलावा कितने और वाहन पंजीकृत हुए थे।
तो जनवरी के अंदर है वो ये सफेद वाली जो लाइन है ना, ये तो कार की है, और जो आपकी जो डार्क वाली जो लाइन है, डार्क लाइन है, ये क्या है, टोटल व्हीकल दे रखे हैं। अब जनवरी के अंदर ये जो व्हीकल की संख्या है वो 1000 यानी हजारों के अंदर है। तो जनवरी के अंदर है वो टोटल जो व्हीकल है वो पंजीकृत हुए थे वो 27,000 हुए थे। टोटल व्हीकल है वो 27,000 पंजीकृत हुए थे। उसमें से कारें कितनी थी, तो 21,000 थी भी। तो यहाँ पे 6,000 है वो अन्य व्हीकल है, वो 6,000 पंजीकृत हुए थे। और उसके बाद में अप्रैल 2005 में देखो, अप्रैल 2015 में देखोगे तो 20,000 है वो कारें, 35,000 है वो टोटल व्हीकल पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 20,000 है वो आपके क्या है, 20,000 है वो कारें पंजीकृत हुई थी। तो अन्य जो वाहन है वो कितने बच गए, तो 15,000 बच गए। 15,000 वाहन है वो अन्य पंजीकृत हुए थे अप्रैल 2015 में, और ये जनवरी 2015 में 6,000 हुए थे। अब इनके अंदर ही आपको बताना है जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 के अलावा कितने अन्य पंजीकृत हुए थे। तो इसमें तो 6,000 हुए हैं और इसमें 15,000 हुए, तो टोटल दोनों के बीच में 9,000, यानी अप्रैल के अंदर है वो 9,000 है वो अन्य वाहन पंजीकृत हुए थे जनवरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 9,000 अधिक हुए थे। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें एक छात्र इसके अंदर है वो जेब खर्च है वो 3500 की अपनी जेब खर्च की राशि को पूरे महीने के दौरान किस प्रकार खर्च करता है। यानी एक छात्र है वो 3500 रुपये जेब खर्च करता है एक महीने के अंदर। अब इसके अंदर है वो टोटल 100% है भी, 100% बराबर में 3500 है, 3500 रुपये। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 35। 1% का मान है वो 35 आ गया। अब मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में भोजन पर खर्च किए गए धन कितना अधिक है। तो मनोरंजन 20% करता है और भोजन पे 50% करता है। तो यहाँ पे प्रतिशत में कितने का अंतर है, 30% अधिक खर्च करता है भोजन के ऊपर, तो इंटू 30 कर दो फिर। तो 0 3 5 15 3 3 9 और 1 10, तो यहाँ पे 1050 रुपये है वो आपका भोजन पर अधिक करता है मनोरंजन से, भोजन पर अधिक खर्च करता है मनोरंजन से। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको कथन दे रखा है भी कुछ जो आपके पी पेपर है वो क्या है, पीसी से पेंसिल है भी, और कुछ पेंसिल है वो आपकी क्या है, बोर्ड है, तो बी से बोर्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, कोई पेपर बोर्ड नहीं है, कोई भी पेपर है वो बोर्ड नहीं है, पेपर है वो बोर्ड नहीं है, क्या नहीं हो सकता है भी। देखो भी इस प्रकार से भी आपका हो सकता है, ये डायग्राम है इस प्रकार से भी सही है। तो ये आपका पेपर वाला हो गया, ये आपका पीसी से पेंसिल हो गया, और ये आपका बोर्ड वाला हो गया। तो इसके अंदर सही है, लेकिन इसके अंदर गलत है, तो अपन इसको गलत ही करेंगे। अब देखो भी सभी पेपर बोर्ड है, क्या सभी पेपर इसमें बोर्ड है, क्या इसमें भी सारे के सारे पेपर बोर्ड नहीं है, और इसमें भी सारे के सारे पेपर है वो बोर्ड नहीं है, तो ये भी गलत करो। और उसके बाद में कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, तो कुछ बोर्ड है वो पेपर नहीं है, इसके अंदर तो ये बात सही है, लेकिन इसके अंदर है वो ये बात गलत हो रही है, तो इसका मतलब इसको भी गलत करो। कोई भी निष्कर्ष है वो पालन नहीं कर रहा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो इसके अंदर है वो आप 89 और 16 को ऐड करो भी, 89 और 16 को ऐड करोगे तो ये आपके पास में नहीं, पहले आप 38 और 18 को ऐड करो, 38 और 18 को ऐड करोगे तो 8 8 16 1, और उसके बाद में 3 4 और 1 5 56 आ रहा है, और उसके बाद में 25 और 17 को ऐड करो, 7 5 12 1, और 2 3 और 1 4 42 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो भी इसने क्या किया है, यानी ऊपर वाले का योग करके 7 से डिवाइड कर रहा है। ये ऊपर वाले का योग किया तो 42 आया, 7 से डिवाइड कर दिया तो 6 नीचे लिख दिया, और इसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर वाले का योग किया और 7 से डिवाइड कर दिया, यानी प्रत्येक को 7 से डिवाइड कर रहा है, 7 से डिवाइड करके नीचे लिख रहा है। तो 7 8 56 होते हैं, 7 6 42 होते हैं, तो इसी को ऐड करो तो ये 8 और 6 15, 1 और 8 9 और 1 10, यानी 105 आ रहा है। तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 15 7 105 होते हैं, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, माताएं, महिलाएं और बहनें। तो सारी की सारी जो माताएं हैं वो क्या है, महिला के अंदर आएगी, और सारी की सारी जो बहनें हैं वो भी महिला के अंदर ही आएगी, और कुछ जो माताएं हैं वो बहनें भी हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको क्रॉस कर जाएगी, तो ये तो आपकी महिला की हो जाएगी, ये आपकी माँ हो जाएगी, और ये है वो बी से बहनें हो जाएगी। कुछ बहनें हैं वो माता है और कुछ माताएं बहनें हैं, और दोनों की दोनों है वो किस में आ जाएगी, आपकी महिलाओं के अंदर आ जाएगी। तो सी नंबर जो डायग्राम है वो सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, हाथ का अंगुली से वही संबंध है, हाथ है, हाथ में अंगुली होती है, उसी प्रकार पेन के अंदर वो क्या होती है, निब होती है।
पेन के अंदर क्या होती है, निब होती है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, यानी हाथ के अंदर अंगुली होती है उसी प्रकार से पेन के अंदर क्या होती है, निब होती है भी। पेन के अंदर निब होती है तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर पेन के अंदर स्याही भी होती है, तो स्याही है वो समाप्त भी हो जाती है भी, स्याही है वो आपकी समाप्त भी हो जाती है। तो यहाँ पे हाथ से अंगुली समाप्त थोड़ी ना होती है, वो एक अलग बात है। अभी कोई आकस्मिक घटना हो गई, टूट फूट हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर पेन टूट फूट हो जाए तो पेन सारा का सारा खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर टूट फूट नहीं होता है तो भी पेन के अंदर से स्याही निकल जाती है, पेन के अंदर से स्याही है वो समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे लिखते जाओगे पेन के अंदर स्याही समाप्त हो जाएगी। क्या आप अपने हाथ की अंगुलियों को काम में लेते जाओगे तो हाथ की अंगुलियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी? क्या नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, निब होगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन। बढ़ई का औजार, यानी जो खाती होता है, बढ़ई होता है, उसका औजार है वो आरी होता है। तो लोहार का औजार है वो हथौड़ा होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है? तो कोट, शर्ट, जैकेट और स्वेटर। आपके स्वेटर है, आपकी जैकेट है और आपका कोट है, ये सारे सारे सर्दियों के अंदर पहने जाते हैं। शर्ट है वो आपका सर्दी और गर्मी दोनों के अंदर पहन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 96 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी, यदि 3 × 3 × 3 की माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है, फिर से इसे 1 × 1 × 1 की माप वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है, तो इस प्रकार बने छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके केवल 2 फलकों पर पेंट किया गया हो। ये पास से वाला आ गया। अब इसमें देखो भी n की मान होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपोन में क्या होता है, छोटे घन की भुजा। अपोन में होता है छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 1 3 है और छोटे घन की भुजा 1 है। तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 3, यानी n का मान आपके पास में 3 आ गया। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, जिनके 2 फलक रंगे हुए हो। अब इसमें एक तो होता है 3 फलक रंगे हुए, 3 फलक रंगे हुए हमेशा 8 ही होते हैं, ठीक है। एक पासे के अंदर 3 फलक रंगे होते हैं तो वो ऐसे घन 8 ही होते हैं जो कि कोनों के ऊपर पाए जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई भी घन रंगा हुआ नहीं है, कोई भी घन है वो रंगा हुआ नहीं है, तो n-2 और इसकी आती है क्यूब। कोई भी घन है वो ये रंगा हुआ नहीं होगा, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में एक ऐसा घन जो एक पासा रंगा हुआ हो और ऐसा घन 2 पासे रंगे हुए हो। अब यहाँ पे एक ऐसा घन यानी n की पावर n-2 और इस 6 × n⁻2 माइनस में 6 × n-2 और इसकी पावर यहाँ पे 2 कर दो। ये तो है कोई भी फलक नहीं रंगी हो, कोई भी फलक, और ये है आपका फॉर्मूला एक फलक रंगी हुई हो। अब आपको चाहिए 2 फलक रंगी हुई हो, तो ये होता है 12 और n-2, ये होता है आपका 2 फलक रंगी हुई हो उसका फॉर्मूला। तो 12 और इंटू n क्या है 3 माइनस में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 12 × 1 तो बराबर 12। तो यहाँ पे ऐसे कितने घन आ जाएंगे, तो 12 घन आ जाएंगे। अब ये 12 क्यों लिखा है, ये 6 क्यों लिखा है, तो घन के अंदर फलक है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 फलक होते हैं, तो जो आपके एक फलक रंगा हुआ है, एक फलक रंगा हुआ है वो आपका फलक के ऊपर मिलेगा भी, वो आपका क्या है फलक के ऊपर मिलेगा। और 6 फलक होते हैं, 6 से गुणा कर दिया, यानी इस बीच के अंदर मिलेगा, इधर बीच के अंदर मिलेगा। लेकिन इसको 12 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 फलक रंगे हुए आपके ओनली फॉर किनारों के ऊपर ही मिलेंगे। 2 फलक रंगे हुए घन है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको किनारों पे ही मिलेंगे, इन किनारों पे मिलेंगे। और किनारे कितने होते हैं इसके, 12 किनारे होते हैं, तभी 12 से गुणा किया है। चीजें समझ पाए। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे बड़ा राजस्थान है भी, सबसे बड़ा राजस्थान है 342 2 39, 342 2 39, तो ये सबसे बड़ा राजस्थान है। और उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, और उसके बाद में बिहार आ जाएगा, और उसके बाद में असम आएगा, और फिर नागालैंड आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या है, इसके साइज के आधार पर, इसके साइज के आधार पर इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन को इसने लिखा है के एन आई एफ और ई। इसको क्या लिखेगा, के का उल्टा पी, एन का उल्टा एम होता है, आई का उल्टा आर होता है और एफ का उल्टा यू होता है और ई का उल्टा वी होता है भी। तो इसी प्रकार से इसका उल्टा लिख दो तो पी का उल्टा होता है पी का काला पानी के होता है भी, और ए का उल्टा है वो जेड होता है, आई का उल्टा इंडियन रेलवे आर होता है, एन का उल्टा मैन यानी एम होता है और टी का उल्टा जीटी रोड जी होता है और आई का उल्टा इंडियन रोड इंडियन रेलवे आर होता है और एन का उल्टा है वो एम होता है, जीटी रोड जी का उल्टा टी होता है भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, उस अक्षर की पहचान करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब इनके अंदर ये 24 पे आता है, ये आपका 21 पे आता है, ये 17 पे आता है और ये 13 पे आता है, ये 6 पे आता है और ये 25 पे आता है। अब यहाँ पे देखो भी माइनस आपने 3 कर दिया, -3 किया और यहाँ पे कितना माइनस किया अभी, तो यहाँ पे आपने माइनस का 21 में से 4 गया, 21 में से 4 गया, 17 बचेगा, 4 माइनस कर दिया और यहाँ पे अब कितना करेगा, -5 करेगा। -5 करेगा तो ये आपका 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा भी, और 12 में से फिर 6 माइनस करेगा भी, 6 माइनस करेगा तो 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इस प्रकार से एम है वो गलत है, यानी एम आपका गलत हो जाएगा जो कि असंगत है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। -3 कर रहा है, फिर -4 कर रहा है, फिर -5 कर रहा है, फिर -6 कर रहा है, फिर -7 कर रहा है, ये समीकरण चल रही है इसमें, ठीक है। तो इसका अनुपालन कर रहा है, इसका पालन नहीं कर रहा, वो एम पालन नहीं कर रहा है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब देखो भी 3 में से 2 घटाया 1 और इन सभी में क्या कर दिया, 1 घटा दिया तो 111 आ गया। इसी प्रकार से यानी -111 किया है। अब यहाँ पे देखो भी माइनस कितना कर रहा है ये, तो ये कर रहा है आपका बात करें 6 2 12 + 1 13 2 26 + 1 इस प्रकार से चल रहा है अभी, और 27 2 54 प्लस में 1 तो 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। अब देखो भी प्रत्येक को 2 से गुणा करके +1 कर रहा है, 13 2 26 + 1 27, 27 2 54, 27 2 54 प्लस में 1 55, 55 2 110 होता है, 110 110 55 2 110 प्लस में 1 111, 111 2 कितना होता है 222 होता है, 222 में 1 करोगे प्लस 1 करोगे 223 हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। एक आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की अगर कोई भी दोस्त तैयारी कर रहा है तो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे के सारे करवा रखे हैं आपके। 2022 के अंदर है वो 99 पेपर हुए थे ग्रुप डी के, और 99 के 99 हैं वो आपको करवा रखे हैं भी इसी चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप है वो उन क्लासों को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 3 मार्च 2021 को, जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भी चैनल को। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।